गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 गाउस प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आज हम सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे गाउस प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट से। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका फर्स्ट पॉइंट है सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स। अब हम पहले ये जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ क्षेत्रफल के गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हमने माना कि ये प्लस क्यू आवेश जिसकी विद्युत बल रेखाएं हर दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, हम इसमें किसी भी एक दिशा में दो क्षेत्रफल अवयव रख देंगे। फिर देखते हैं कि इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। हमने देखा कि इसकी एक दिशा में हमने एक क्षेत्रफल अवयव A1, दूसरा A2, तीसरा A3 और चौथा A4 रख दिया है। तो हम ये देखते हैं A1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है, A1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स phi1 है, A2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स phi2 है, A3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स phi3 है और A4 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स phi4 है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं A1 से हमारी 3 विद्युत रेखाएं पास हो रही हैं और A2 से हमारी 3 विद्युत रेखाएं पास हो रही हैं और A3 से हमारी एक विद्युत रेखा पास हो रही है और A4 से कोई भी विद्युत रेखाएं पास नहीं हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम बिंदु आवेश से दूर जाते हैं वैसे वैसे फ्लक्स की संख्या कम होती जाती है और विद्युत फ्लक्स भी कम होता जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होता है। अब ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है और ये हमारा एक क्षेत्रफल अवयव जिसको हम ए से भी लिख सकते हैं, एस दिशा में कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स phi = E.S। क्योंकि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार हम देखें तो विद्युत फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो E हमारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है और S हमारा एक क्षेत्रफल अवयव है, तो phi क्या हो जाएगा? E.S। अब जहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट होता है वहाँ पर हम लिखते हैं phi = E.S cos थीटा, क्योंकि ये क्षेत्रफल अवयव क्षैतिज से लेकर के ऊर्ध्वाधर घटक की ओर बन रहा है। जहाँ ई हमारा विद्युत क्षेत्र है, एस क्षेत्रफल सदिश है, थीटा ई और एस के बीच का कोण है। हम इसकी और विशेष स्थितियाँ भी देख सकते हैं। यदि थीटा बराबर हम 0 पुट कर दें तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री पुट कर दें तो फाई की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम, कम हो जाएगी। ये इसकी दो विशेष स्थितियाँ पाई गई हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असमान विद्युत क्षेत्र के कारण फ्लक्स। अब यहाँ पर ये ई हमारा एक असमान विद्युत क्षेत्र है जहाँ पर एस क्षेत्रफल अवयव थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो हम जानते हैं डी फाई = E.DS, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव भी बहुत छोटा है और इससे निकलने वाला फ्लक्स भी बहुत छोटा है। तो डी फाई को इंटीग्रेशन करने पर E.DS, ई हमारा कांस्टेंट है तो फाई क्या हो जाएगा? DS। हम इसको क्या लिख सकते हैं?
फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का आयताकार पृष्ठ 5 न्यूटन पर कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। आइए हम देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। माना ये हमारा कोई एक समतल है जिसका नॉर्मल एन है और क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, जो कि हमें दिया है कि समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और जो हमारा फॉर्मूला में कॉस थीटा होता है वो नॉर्मल के साथ और नॉर्मल और सरफेस के बीच में जितना एंगल बनाता है वो कॉस थीटा होता है। तो नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला हमारा है फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस कॉस थीटा। तो ई हमारा 5 है इंटू 10 इंटू कॉस थीटा कॉस 30, यानी कि 5 इंटू 10 कॉस 30 की वैल्यू √3/2। 2 से 5 को कैंसिल कर दीजिए, तो 5/25√3, ये इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलम। ये हो जाएगी हमारी फाई की वैल्यू। ओके।